हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अशोका आईएएस। तो मित्रों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th क्लास एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है पर्यावरण। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि दिया भी हुआ है। ठीक है, तो 6th क्लास के एनसीईआरटी की हम चर्चा कर ही चुके थे। ज्योग्राफी की 6th क्लास की एनसीईआरटी हमने समाप्त कर ली थी पूर्णतः, और 7th क्लास की एनसीईआरटी आरंभ कर दी है। आज से आपको इसको अच्छी तरह से जो है पढ़ना है। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। इसके बाद आप स्वयं से भी एनसीईआरटी का अध्ययन करिए। यहाँ पर मैं इसको पढ़ता हूँ तो पीवाईक्यू का एनालिसिस करके पढ़ता हूँ। पीवाईक्यूज हमें पढ़ने होते थे। पीवाईक्यूज का अध्ययन करके और सिलेबस को लिंक करके एनसीईआरटी का अध्ययन करते हैं। आप लोग भी इस तरह से अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मैं एक माध्यम बन जाता हूँ आपके लिए, और यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध करा देता हूँ। उसके बाद आप जो है स्वयं से पढ़िए, स्वयं से ही तैयारी करिए। बस एक सहारा मैं दे दूंगा, बाकी आपको स्वयं से करना है। ठीक है, तो देखिए, अभी तक एनसीईआरटी में हमने ज्योग्राफी से संबंधित जो भी शब्दावलियां और कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था। ठीक, अब यहाँ पर जो 7th क्लास की एनसीईआरटी, इसका पहला चैप्टर एनवायरनमेंट से संबंधित है। तो यूपीएससी का एक जो है कोर, प्रीलिम्स में भी आप मान सकते हो, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, मेंस के थर्ड पेपर में पर्यावरण के प्रश्न आते हैं। मेंस के थर्ड पेपर में पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक या विषय बन जाता है, और प्रीलिम्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक तो है ही। लगभग 15 से 16 प्रश्न एवरेज प्रतिवर्ष एनवायरनमेंट से संबंधित पूछे जाते हैं। तो ये एक कोर, यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए कोर और मेंस के लिए भी ठीक ठाक महत्व रखता है। तो इसी कड़ी में हम इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके मैं इसको लाया हूँ। तो इसको पीवाईक्यू के साथ लिंक करके मैंने इसको जोड़ा है। इसमें मैंने बहुत सारे प्रश्न भी ऐड किए हैं। तो उन प्रश्नों, बहुत सारे प्रश्न का मतलब यूपीएससी संबंधित एक ही प्रश्न इसमें पूछा गया जो डायरेक्ट पूछा गया। वैसे तो बहुत सारे लिंकिंग है, इसमें लिंक करके पूछा गया, लेकिन यूपीएससी संबंधित एक प्रश्न है ये जो सीधे सीधे यूपी एनसीईआरटी से पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये पारितंत्र संबंधित प्रश्न। ठीक, पारितंत्र शब्द का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सर्वोत्तम वर्णन पारितंत्र का हो सकता है। बाकी मैंने एनसीईआरटी संबंधित प्रश्न ऐड कर दिए हैं यहाँ पे, आप इनको भी देख सकते हो, ये देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मेंस के मैंने जो है इससे संबंधित प्रश्न तो हैं, पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, और मैंने पीवाईक्यूज के प्रश्नों को अभी इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि यूपीएससी मतलब इस तरह से प्रश्न पूछता है कि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करके। ठीक है, एनवायरनमेंट को ज्योग्राफी से लिंक कर देगा, एनवायरनमेंट को ज्योग्राफी से लिंक कर देगा। ठीक है, और ज्योग्राफी को पॉलिटी से लिंक कर देगा या इकोनॉमी से लिंक कर देगा। तो ये लिंकिंग से जब यूपीएससी प्रश्न पूछता है, तो जब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी तब तक आप प्रश्नों को हल करने की स्थिति में नहीं होगी। तो यहाँ पर जो मैंने प्रश्न दिए बहुत सहज और सरल प्रश्न दिए, जिसको आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैंने अभी शुरुआत है, इसलिए मैंने इनको दिया है। बाकी धीरे धीरे मैं अभी पीवाईक्यू से संबंधित प्रश्न भी लेकर के आऊंगा। ठीक है, अभी क्या है कि जो है आपकी समझ विकसित हो, इसलिए मैंने बहुत अपने स्वयं से जो है ऐसे प्रश्न छोटे छोटे बना दिए हैं, जिससे आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, तो हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 मूल विषय हैं, मैं इनको बता देता हूँ आपको। तीन मूल विषय हैं। यहाँ पर मैंने 3 शब्दावली है इससे संबंधित जो है, इस 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में 2 शब्दावली है। एक तो पर्यावरण है, जिसको हम एनवायरमेंट बोलते हैं। ठीक, दूसरा जो शब्दावली है वो इकोसिस्टम है, पारितंत्र है। ठीक, इको सिस्टम।
और तीसरी शब्दावली मैंने स्वयं से इसको ऐड कर दी है, इकोलॉजी, जिसको पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक मैंने इन 3 शब्दावली पर ही हमारा ये चैप्टर केंद्रित रहेगा। ठीक, तो अब देखिए यहां पर क्या होता है कि पर्यावरण, पर्यावरण क्या है? तो आपको पता होगा कि पर्यावरण का मतलब ये होता है कि आपके चारों ओर जो भी चीजें उपस्थित हैं, आपके चारों ओर जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत शामिल होती है। चाहे वो पेड़ पौधे, जल, हाँ, बड़ी बड़ी इमारतें, सड़क, तालाब, ये सारी चीजें जो भी आपके सामने दिख रही हैं, वो हमारे तरफ उसको हम क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। तो परि प्लस आवरण, कि आपके चारों ओर उपस्थित जितने भी आवरण हैं, उनको हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण तो सीधे सीधे आपको समझ में आएगा कि आपसे कोई भी प्रश्न अगर सीधा सा पूछता है कि पर्यावरण क्या है, तो आपके चारों ओर उपस्थित जो भी चीजें हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उनको हम पर्यावरण के परिभाषा में डालने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो एक चीज आपको ये समझ में आ गई। दूसरी चीज मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये आपका जो है क्षेत्र है। अब ये पर्यावरण की परिभाषा इस क्षेत्र के, इसके चारों ओर आप यहाँ पर कोई भी आप जीव है, किसी भी जीव के चारों ओर जो भी चारों ओर वस्तुएं, कोई भी चीज उपलब्ध है, वो पर्यावरण है। आप आसपास का वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात आ गई। पर्यावरण में 2 घटक होते हैं, एक आपको जो है जैव घटक और अजैव घटक, बायोटिक, अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक के अंतर्गत क्या आता है? जैसे जितने भी सजीव चीजें, पेड़ पौधे, पौधे, जीव जंतु, ठीक है, इस तरह से। अबायोटिक में जो भी चीजें आसपास आपके उपलब्ध है, जल, मृदा, सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणें, ठीक, इसी तरह से और भी जो भी चीजें हैं आपकी अबायोटिक, जो जीवित नहीं है, अमृत टाइप की है, मृत जिसको बोल सकते हैं, जिन पे जीवन नहीं है, वो चीजें। तो ये क्या होता है कि इन दोनों का आपसी अंतरक्रिया होती है। ठीक, अब क्या होता है कि इसी पर्यावरण को हम 2 भाग में बांट कर देख सकते हैं। एक मानवीय पर्यावरण होता है, जो स्वयं मानव ने क्या किया है, उसको निर्मित किया या क्रिएट किया है। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या है? ये स्वयं से स्वतः जिनका निर्माण हुआ है। तो जैसे पहाड़, पर्वत, मैदान, झील, तालाब, महासागर, इन इनका निर्माण किसके द्वारा हुआ? प्रकृति के द्वारा ही किया गया है। और जो मानव के द्वारा क्रिएट किया गया है, मानव ने स्वयं इसको क्रिएट किया है। इस इन्हीं मानवीय कारण पर मानवीय निर्माण के कारण, मानव द्वारा जो भी चीजें निर्मित की गई हैं, इन्हीं के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण भी उत्पन्न होता है। अब प्रदूषण हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक है, जिसको हम प्रदूषण को हम अवांछनीय परिवर्तन करते हैं। अगर आप पर्यावरण में किसी प्रकार का अवांछनीय, अवांछनीय का मतलब क्या होता है? जो चीज आप नहीं करना चाहते हो, जबरन मतलब हो रही है, जिस चीज को आप करना नहीं चाहते, आप किसी आपने मान लो प्लास्टिक का निर्माण किया, प्लास्टिक से थैला बनाया, लेकिन प्लास्टिक से थैला तो आप जरूरत के लिए बना लिए, लेकिन उसके द्वारा जो प्रदूषण आपका निकला, तो वातावरण में जो पोल्यूशन पैदा हो रहा है, वो किस कारण हो रहा है? आपके अवांछनीय परिवर्तन के कारण। तो इसको अवांछनीय परिवर्तन को ही प्रदूषण कहते हैं। तो हम यहाँ थे मानवीय पर्यावरण के 2 घटक, पर्यावरण के 2 भाग हो गए, एक मानवीय पर्यावरण, एक प्राकृतिक। प्राकृतिक मैंने बता दिया, मानवीय के द्वारा जैसे बिल्डिंग का निर्माण हो गया, तालाब का निर्माण हो गया, झील का निर्माण हो गया, जो मानव ने अपने आसपास क्रिएट किया है। ठीक, तो हम यहाँ तक इसको मानवीय पर्यावरण को अच्छी तरह से समझ गए। ठीक, यहाँ पर जो किताबी भाषा जो दी है, यहाँ पर मैं इसको भी पढ़ देता हूँ। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे, ऊपर एक कुछ कहानी थी, वहां से हमने लिया, इसको छोड़ दो। किसी भी जीवित प्राणी के, वही चीज जो मैंने बताई कि चारों ओर पाए जाने वाले लोग, ठीक, जीवित प्राणी, ये मान लो जीवित प्राणी है, इसके चारों तरफ जो लोग, स्थान, वस्तुएं, लोग, स्थान, वस्तुएं एवं
प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। जो भी आसपास, ये मैंने वही चीज बताई, आपके चारों ओर, मान लो आप जीव हैं, आपके चारों ओर कोई शेर है, उसके चारों ओर कोई बंदर है, उसके चारों ओर किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर उपलब्ध वातावरण को ही हम पर्यावरण की संज्ञा दे सकते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित, मैंने बता दिया, परिघटनाओं का मिश्रण है। पर्यावरण दो तरह से होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक मैंने बता ही दिया, मानव निर्मित भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर उसके आगे क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाले जीवी अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती है। तो जीवी मैंने बता दिया बायोटिक, अजीवी मतलब अबायोटिक। फिर जब मानवीय पर्यावरण में मानव के परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित की जाती हैं। यहाँ साइड में भी चीजें दी हुई हैं। हमारे पर्यावरण पर्यावरण यहाँ पर दिया हुआ, इसको भी पढ़ देता हूँ। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। बस ये 4-5 चीजें अगर आपके आसपास है तो आप समझ लीजिए कि हम पर्यावरण पर हैं। मतलब आसपास ये चीजें उपलब्ध हैं, तभी हम पर्यावरण की संज्ञा उसको दे सकते हैं। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? अभी नहीं, प्राकृतिक पर्यावरण से ही जो है मानव निर्मित, मानव जो है क्या करता है, मानवीय पर्यावरण का निर्माण करता है। ठीक, कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। अब ये क्या हो रहा है, अवांछनीय परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जब अवांछनीय परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, अवांछनीय परिवर्तन आप करेंगे तो यहीं पर क्या हो जाएगा, प्रदूषण पैदा होगा। प्रदूषण के लिए क्या हो रहा है, आगे चल के हम और भी अगली कक्षाओं में और अलग से जब मैं सेशन लेकर के आपको बताऊंगा तो वहां पर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आए हैं, किगाली समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, इस तरह शब्दावलियां आपको जानने को मिलेंगी। तो इन पर्यावरण प्रदूषणों को रोकने के लिए ही तो प्रयास किए गए हैं वैश्विक स्तर पर। विश्व के अलग अलग देशों के सदस्यों के द्वारा मिलकर के कॉन्फ्रेंस, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को क्रिएट करके हम इन पर्यावरण प्रदूषणों को रोकने का प्रयास करते हैं। फिर क्या है, पानी को पात्र में गतित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। ये सब क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक, यही परिवर्तन जो है अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये प्रदूषण कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में आ गई। फिर इसी तरह से हम इसके घटक पढ़ेंगे, पर्यावरण के घटक क्या होते हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है, तो पहले तो पर्यावरण शब्द कैसे बना इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई। फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ पड़ोस होता है। ठीक, मतलब कि जो, अब हम यहाँ पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण के घटक क्या होते हैं। पर्यावरण के घटक के अंतर्गत हम 3 चीजें शामिल करते हैं, प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और मानव स्वयं। प्राकृतिक घटक के अंतर्गत हम इसको जलमंडल आपको बता ही चुके हैं पहले, वायुमंडल, स्थल मंडल, और जब ये तीनों एक साथ मिलेंगे तो वहां पर हम सजीव मंडल या जैव मंडल का निर्माण होता है। ठीक, फिर मानव निर्मित घटक में आपको इमारतें जो मानव ने बनाया, पार्क मानव ने बनाया, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सब किसने बनाया, मानव ने बनाया। फिर मानव स्वयं भी एक पर्यावरण का घटक होता है। ठीक, उसमें व्यक्ति स्वयं एक हो गया, फिर उसका परिवार हो गया, कई सारे परिवार मिलकर एक समुदाय का निर्माण कर दिए। फिर इसी तरह से धार्मिक संस्थाएं आने लगी, फिर शैक्षिक संस्थाओं का विकास हुआ, आर्थिक गतिविधियां बढ़ी और राजनीतिक स्थिति आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये पर्यावरण के घटक होते हैं। पर्यावरण के घटकों को आपको इनको समझ के चलना है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, तो आपने इन 3 चीजों के बारे में आपने पढ़ ही लिया होगा, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। जब ये तीनों मिल जाएंगे, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तो यहाँ पर जो मिश्रित जगह मिलेगी उसी को हम जैव मंडल, यहीं पर ही जीवों का विकास होता है। ठीक, यहीं पर जीव कहाँ पर होगा, जब ये 3 चीजें उपलब्ध होंगी। ठीक, 3 चीजें जहां पर उपलब्ध होगी वहां पर जैव मंडल का निर्माण होता है। अब यहाँ पर आप इस चित्र को भी बहुत भली बात देख सकते हो, वायुमंडल है, यहाँ पर ये जल मंडल है, यहाँ पर आपका स्थल मंडल है। ये तीनों स्थितियां आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तभी देखिए यहाँ पर हाथी
चित्र में जो दिख के समझ में आ रहा होगा आपको, ये आपका बतख, ठीक है। इस तरह से जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर मानव ने क्या निर्माण यहाँ पर कर दिया, देखिए यहाँ पर आपको ये घर दिखाई दे रहे हैं, सड़क दिखाई दे रही, बस दिखाई दे रहा है, ट्रैक्टर दिखाई दे रही है, खेती किया जा रहा है, नाव, बोट दिखाई दे रही है, बतख दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये सब जो कुछ प्राकृतिक चीजें हैं, कुछ मानव निर्मित, तो मिली जुली आपके आसपास का जो वातावरण है वही पर्यावरण कहलाता है। तो ये आपको उदाहरण पर्यावरण का अच्छा खासा दिख रहा है, ये पूरा गोला, ठीक। इस सर्कल के अंदर जो भी चीजें उपलब्ध हैं वो आपको अच्छी तरह से डिफाइन करने की पर्यावरण क्या होता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे इसको पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र क्या होता है आपको पता ही होगा। पर्यावरण से संबंधित आपको पता चल गया कि पर्यावरण में दो घटक, आपको पर्यावरण को हम दो भाग में बांट के, दो भाग तो नहीं बोल सकते इसको हम, पर्यावरण में दो चीजें होती है, आपको पारितंत्र पढ़ना है। हमने पर्यावरण को दो बार बताया, मैंने पर्यावरण सजीव और यहाँ पर इसको अजीव या निर्जीव बोल सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं अबायोटिक, ठीक है। यहाँ पर हम बायोटिक, ठीक, ये चीजें। अब क्या होता है कि सजीव जो बायोटिक है, बायोटिक में मैंने उदाहरण बताया, शेर, चीता, भालू, बंदर, वनस्पति, मानव। फिर अजीव में क्या हो गया, मृदा, भूमि, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, सॉरी, मृदा, भूमि, ठीक है, सूर्य से प्राप्त होने वाले प्रकाश, किरण। तो इनसे क्या होता है कि मानव जब क्या करता है, या किसी जंतु या वनस्पतियों का आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, इसी को हम पारितंत्र का नाम दे देते हैं। कि क्या होगा कि इस गाय का इस जल से क्या रिलेशन है, इस बतख का इस प्रकृति के फूलों से क्या रिलेशन है, इस जल में वो रह रहा है। तो एक छोटे से तालाब से लेकर के बड़ी झील तक, और बड़ी झील से लेकर के एक छोटे से तालाब से लेकर के बड़ी झील तक, और बड़ी झील से लेकर के महासागर तक का अपना स्वयं का एक क्या होता है, पारितंत्र होता है, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा कि पारितंत्र क्या होता है। और कई सारे जब पारितंत्र एक साथ मिलते हैं तो अब वो क्या बन जाता है, बायोम बनता है। जैसे टुंड्रा बायोम, ठीक, उष्णकटिबंधीय बायोम, है ना। तो वहां पर जो वनस्पतियां एक साथ मिलेंगी, कई सारी जब पारितंत्र, छोटे छोटे पारितंत्र होते हैं, तालाब का अपना पारितंत्र है, ठीक है, वनस्पतियों जंगलों का अपना पारितंत्र है, मरुस्थलीय जगह का अपना अलग पारितंत्र है। तो इस तरह से ये पारितंत्र के उदाहरण है। तो आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, पारितंत्र आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो पारितंत्र का सीधा सा मतलब है कि पर्यावरण में आपके आसपास जो भी चीजें सजीव और निर्जीव, सजीव का मतलब जैव और अजैव घटकों से अंतर संबंधित होती है, उन्हीं को पारितंत्र बोल देते हैं, ठीक। तो यहां तक आपको मेरे हिसाब से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो पारितंत्र क्या होता है, यहाँ पर मैं इसको, इसकी शब्दावली जो किताबी भाषा उसको भी समझाता हूँ। वह तंत्र, पारितंत्र का मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम। इको मतलब आपके सामने, पारी, पारी मतलब कि आसपास, तंत्र इको सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या होता है, सिस्टम से आसपास जो भी चीजें उपलब्ध है। तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, चाहे वो गाय हो, बैल हो, हिरण हो, बारहसिंगा हो, हाँ, डॉग हो, शेर हो, ये सब जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ, पेड़ पौधे वनस्पतियां होंगी एक दूसरे के साथ पर्यावरण में, पर्यावरण मतलब उसके आसपास भी पर्यावरण तो ही है। पर्यावरण में उन भौतिक, भौतिक का मतलब क्या है, पेड़ पौधे जंतु, ये भौतिक हो गई, तथा रासायनिक कारकों, रासायनिक का मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, ऑर्गन कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। परस्पर क्रिया का मतलब एक दूसरे से संबंधित। अब किसी गाय को पीने, जीने के लिए उसको जल की आवश्यकता पड़ेगी तो जल पिएगा, जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी तो ऑक्सीजन लेगी। तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, परस्पर क्रिया होती है। यही तो इकोसिस्टम है, ठीक है। तो एक ये क्या हो गया, एक आवास स्थल हो गया, पर्यावरण क्या हो गया, एक आवास स्थल हो गया इसका, इस पारितंत्र का। यहीं पर ये रह रहे हैं, आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, अंतर क्रिया कर रहे हैं। इसी को हम इकोसिस्टम बोल देते हैं, पारितंत्र बोल देते हैं।
अब आगे और भी कक्षाओं में जब आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है, यहाँ पर इन चीजों को इतना ही जानो, क्योंकि 7th क्लास की एनसीईआरटी को हमको 7th क्लास की एनसीईआरटी तक ही सीमित रखना है। बहुत आगे आप हाई फाई जानने का प्रयास करोगे तो अभी आप क्या है विचलित हो जाओगे। ठीक, तो अभी हम क्या है कि अभी यहीं तक सीमित रहेंगे, फिर आगे मैं अलग से एक सेशन लेकर के 10-20 क्लास 15 क्लास इकोसिस्टम से या पर्यावरण एनवायरनमेंट संबंधित जो यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के मैं उनको समाप्त करा दूंगा। ठीक, तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एक शब्दावली मैंने इसमें और जोड़ दी थी, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने स्लाइड में जोड़ा था, शायद नहीं जुड़ा है, सॉरी। तो मैं एक नई स्लाइड लेकर के आपको और अलग से समझा देता हूँ। जिसको हम बोलते हैं क्या, पारिस्थितिकी, जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, इकोसिस्टम दो शब्दावली है तो मैंने बता दिया। एक तो पर्यावरण बता दिया मैंने आपको, एनवायरमेंट। दूसरा पारितंत्र बता दिया, इकोसिस्टम। ठीक, तीसरी शब्दावली है क्या, पारिस्थितिकी, जिसको इकोलॉजी बोलते हैं। ये भी बहुत सरल शब्दावली है, इसको भी समझना बहुत आसान है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, जिसको हम इकोलॉजी बोल देते हैं, इकोलॉजी। अब यहाँ पर क्या है, आपने पारितंत्र पढ़ा कि पर्यावरण में सजीव, जैव और अजैव घटक मिलकर के आपस में अंतर क्रिया करते हैं। जैव घटक, इसको बायोटिक, अजैव घटक अबायोटिक। अबायोटिक मतलब मृदा, भूमि, जल, ये सब क्या है, अबायोटिक में आ गए। पेड़ पौधे बायोटिक में आ गए। तो ये क्या होते हैं, आपस में अंतर क्रिया करते हैं, तो इनको हम पारितंत्र बोलते हैं। ठीक है, जब इसी पारितंत्र का आप अध्ययन करने लगोगे तो वो इकोलॉजी कहलाता है। जैसे कि कोई जीव जंतु, मान लो आप छोटा सा तालाब का एक पारितंत्र है, उसमें मछली निवास आवास कर रही, मछली का आवास है। ठीक है, मान लो ये आपका एक छोटा सा तालाब है। ठीक है, ये जल, इसमें मछलियां भी हैं, मछली है। ठीक है, और मेढक है, छोटे छोटे जलकुंभी हैं, कमल के फूल हैं। तो ये आपस में क्या होते हैं, अंतर क्रिया करते हैं। तो ये एक पारितंत्र है। जब आप इस मछली का, इस पारितंत्र का जब आप अध्ययन करोगे तो वो क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहलाएगा। इसी को हम इकोलॉजी कहेंगे। ठीक, तो एक छोटे से पारितंत्र से लेकर के बड़े से पारितंत्र मतलब महासागर तक का एक अपना स्वयं का पारितंत्र होता है। जब आप उन पारितंत्र में उपस्थित जीवों और निर्जीव, जैव एवं अजैव घटकों का अध्ययन करते हैं तो वो पारिस्थितिकी कहलाता है। बस यही 3-4 चीजें आपको जाननी थी जब आप कोई भी एनसीईआरटी के चैप्टर 7th क्लास का, और अगर आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की इच्छा हो तो एनसीईआरटी 12th क्लास की, 12th क्लास बायोलॉजी आप जब पढ़ोगे तो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर है 14। वहां पर इकोसिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल गई। 13 एंड 14 दो चैप्टर है, आपको अगर पढ़ना चाह रहे हो तो आप इनको पढ़ सकते हो। बाकी अभी मेरे हिसाब से 7th क्लास की एनसीईआरटी आपके लिए पर्याप्त है, आप उसको पढ़िए और यूपीएससी से संबंधित क्वेश्चन को खोजिए और देखिए कि एनसीईआरटी से कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जब आपको यहाँ पर कम समझ में है फिर इसके बाद आप, वैसे तो यहाँ 7th क्लास में बहुत कम ही दिया हुआ है, तो आप 13 और 14 लेसन इसका, बायोलॉजी का, एनसीईआरटी का, 12th क्लास की एनसीईआरटी का, इनको पढ़ सकते हो। जब आप इनको पूरी तरह से पढ़ लेंगे फिर आप पीवाईक्यूज हल करिएगा। अगर हल हो जाते हैं तो जबरदस्ती कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप करंट को ही पढ़िए। कोई रिकमेंड करे किसी बुक को तो आप थोड़ा सा बचिए अभी, क्योंकि अभी आप बेसिक चीजों को अच्छे से पकड़ के रखिए। ठीक, तो यहाँ पर मैं फालतू बात ना करके सीधे काम जो है अपने काम की बात करते हैं। तब यहाँ पर देखिए, इसको मैं किताब की भाषा में जो चीजें लिखी हुई उनको भी बता देता हूँ। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव आप
अपने आसपास सभी पेड़ पौधे जीव जंतु मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। बिल्कुल सही है। आसपास के पर्यावरण में पेड़ पौधे जीव जंतु पानी जल मृदा भूमि प्रकाश ये उपलब्ध होते हैं। इन्हीं पर ही हमारा जीवन टिका हुआ है। प्राय एक दूसरे पर आश्रित तो बिल्कुल होते हैं। ये धारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। आपको पता ही होगा। अधिक वर्षा वाले वन घास स्थल रेगिस्तान पर्वत झील नदी महासागर छोटे से ताल का भी एक अपना पारितंत्र होता है। जैसे मैंने बताया कि एक छोटे से तालाब से लेकर के बड़े महासागर तक का अपना एक स्वयं का पारितंत्र होता है। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई। ये फैक्चुअल है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये थीसिस वगैरह में पूछे जाते हैं प्रश्न, आप तो लगभग सभी जानते हैं। तो इस तरह के प्रश्न कभी डाल दिए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही। वस्तु विनिमय पद्धति, आपको इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ये भी एक तरीके से क्या है, मानवीय पर्यावरण का एक अच्छा उदाहरण है। पारितंत्र का भी एक अच्छा उदाहरण है कि एक मानव मान लो चावल लेके जाता है, उसको गेहूं की आवश्यकता है। दूसरा मानव क्या होता है, उसको चावल की आवश्यकता है, वो गेहूं लेकर के आता है। तो एक दूसरे में अपने वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तुम मुझे 5 किलो गेहूं दो, मैं तुम्हें 5 किलो चावल दे देता हूँ। तो ये बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय प्रणाली है, जिसको वस्तु विनिमय पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ये वस्तु की अदला बदली का व्यापार है, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। तो ये भी एक अच्छा पर्यावरण का उदाहरण है। ये भी पर्यावरण का उदाहरण दिख रहा है, पारितंत्र का भी उदाहरण दिख रहा है। एक दूसरे की क्रियाएं तो हो रही है, एक दूसरे में मिलाप हो रहा है। इसी से संस्कृति का भी डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे। तो आगे चल के जब आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको वो भी जानकारी मिल जाएगी। तो मानवीय पर्यावरण का उदाहरण बार्टर सिस्टम भी कहीं ना कहीं मानवीय पर्यावरण को उद्घाटित कर रहा है या बता रहा है। ठीक, अब यहाँ पर एक ये शब्दावली मानवीय पर्यावरण का एक उदाहरण आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। बिल्कुल, पेड़ पौधे मानवीय पर्यावरण में क्या होता है, मानवीय पर्यावरण में पेड़ पौधे नहीं आएंगे। बिल्डिंग्स तालाब ये मानव के द्वारा बनाए गए। ठीक, सड़क पुल जैसा हमने घटक में पीछे देखा, तो आपस में क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। ठीक है, उसको सड़क मान लो कहीं पर बैलगाड़ी से जाता था वो, उसको लगा, उसने क्या किया, बस का निर्माण कर लिया, टैक्सी का निर्माण कर लिया, सड़क का निर्माण कर लिया। तो उससे अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। लेकिन इन परिवर्तनों से क्या होता है, अवांछनीय परिवर्तन भी वायुमंडल में पहुंचते हैं, प्रदूषण होता है, जल प्रदूषित हो रहा है। ठीक, आपने औद्योगिक क्रांति आई, उद्योगों का विकास हुआ, वस्तुओं का निर्माण होने लगा, उसका वस्तु तो बनने लगी, आपके उपयोग में आने लगी, लेकिन उसका जो बाई प्रोडक्ट है प्रदूषण, वो भी तो आपको जल में जाने लगा। तो उससे क्या हो रहा है कि जल का जो अपना पारितंत्र है वो भी तो विघटित होने लगा, उसमें भी तो दिक्कत है ना। अब मान लो नदी में जो नदी का अपना एक पारितंत्र है, वहाँ मगरमच्छ है, मछली है, ठीक है, और भी छोटे छोटे जीव निवास करते हैं। तो वहां पर जब प्रदूषित जल जाने लगा तो उन पारितंत्र को खतरा होने लगा। ठीक, यूट्रोफिकेशन की सिचुएशन आने लगी। आप कृषि कर रहे हैं, आप उसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो निच्छालित होकर के एक तो पाताल में जा रहा है, पृथ्वी के अंदर जा रहा है, पृथ्वी की सतह से अंदर जा रहा है निच्छालित होकर के। और दूसरी बात क्या है कि बह करके नदी में जा रहा है, तो नदी के पारितंत्र को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, साथ ही जली पृथ्वी के अंदर सतह के अंदर के पारितंत्र को भी विघटित कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, अवांछनीय परिवर्तन तो हो रहे हैं। आपके उपयोग के लिए तो चीजें परिवर्तित हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या है, दूसरे पारितंत्र को नुकसान पहुंचा रही है, उससे आप भी प्रभावित हो रहे हो। तो प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। शुरू में मानव था, उसने प्रकृति के भाई वो घुमक्कड़ प्रकृति का था, एक स्थान से दूसरे स्थान शिकार करता था, खाता था, प्रदूषण नहीं करता था। ठीक, लेकिन क्या हो रहा, उनका जीवन सरल था उस समय, लेकिन आसपास की प्रकृति ने से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, बिल्कुल सही। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना शुरू कर दिया, पशुपालन शुरू कर दिया स्थायी। जब भाई फसल उगाओगे, पशुपालन करोगे, तो इस जीवन भी आपका स्थायी हो जाएगा। फिर आप घुमक्कड़ प्रकृति के न होकर के एक स्थान पर रहने लगे। फिर धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हो गया, तो माल ढोने का भी काम होने लगा। आप कहीं पर कोई फसल उपजाते हैं तो एक स्थान से उसको मार्केट तक बार्टर सिस्टम के द्वारा या धीरे धीरे सिक्कों का विकास हो गया, मुद्रा का विकास हो गया, तो आप उसको नकदी फसल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए भी प्रयोग करने लगे। ठीक, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। जब अधिशेष, आज का भी अधिशेष होगा, अधिशेष का मतलब क्या होगा, सरप्लस, किसी चीज का सरप्लस उत्पादन होगा तो उसको क्या करेंगे, आप बेचने चले जाएंगे। तो अन्न उपजाया गया, तो वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। भाई चावल तुम्हारे पास ज्यादा हो गया, अब तुम गेहूं का नहीं है, तुम्हारे पास वीट नहीं है, तो वीट को लेने के लिए आप मार्केट में जाओगे, तो वहां से वीट ले आए और अपना राइस किसी दूसरे को दे दिए। ठीक, तो व्यापार भी आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। ठीक,
औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर, जहां पर आप जो है औद्योगिक क्रांति आई तो जहां पर आप एक पेन का निर्माण कर रहे हैं तो वहां 50 पेन एक सेकंड में बनने लगे, औद्योगिक क्रांति हुई। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति, एक सूचना क्रांति का मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह कॉल से, डाक से, मेल से बात कर सकते हो। तो विश्व में संचार सहज और द्रुत मतलब तेज गति से, इसको तीव्र गति से कहेंगे, तीव्र। द्रुत का मतलब तीव्र। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां तक हमने आपको समझा दिया है और आगे जो है आपको इसी तरह से पढ़ना है। ठीक, तो यहां पर मैंने इसको समझाया, क्या समझाया मैंने कि द्रुत, द्रुत गति से। द्रुत का मतलब क्या होता है? तीव्र गति से, तीव्र, ठीक, तेजी से चीजें फैलने लगी। तो यहां तक मैंने इसको मानवीय पर्यावरण को भी आपने अच्छे से समझ लिया। अब इस तरह के प्रश्न को हल करिए। इनको प्रश्न को हल कर आप स्वयं भी कर सकते हो। आप यदि कहेंगे तो मैं भी इसको हल करा देता हूं। तो मैं इसको यूपीएससी संबंधित प्रश्न में देख लेता हूं, इसको आप देख लीजिए। बाकी आप इन प्रश्नों को आप स्वयं से हल करिएगा, मैं इनको यहाँ पर दिखा देता हूँ। चलिए मैं ही करा देता हूँ। चलिए ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत शामिल होती हैं? तो मनुष्य, धरातलीय स्थितिगतियां, मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं। अब देखिए पर्यावरण पूछ रहा है तो आपको अब यहाँ पर इसको दो भाग में या इनको दो भाग में मानवीय पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण बांट के मत देखिए। इसको पूरा मान के चलिए कि पर्यावरण क्या होता है। तो इसमें मानवीय घटनाएं भी आ जाएंगी और प्राकृतिक भी आ जाएंगी। तो मानवीय में क्या होगा? मनुष्य भी शामिल होगा, धरातलीय स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीजें शामिल हो जाएंगी। फिर मानव निर्मित वस्तुएं शामिल हो जाएंगी। ठीक है, मानव निर्मित का मतलब सड़क, पुल वगैरह सब आ जाएगा इसमें। प्राकृतिक में तो आपको पता ही है, ठीक, जलमंडल, वायुमंडल, ये सब चीजें। तो यहाँ पर उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। बिल्कुल सही। पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी है, इसके आसपास ये क्या चीज है? वायुमंडल है। इसको पृथ्वी ने क्या कर रखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये आकर्षित रहता है और बंधा रहता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना बंद कर दे तो ये वायुमंडल बाहर चला जाएगा। इस तरह से ये मेरे हिसाब से सही है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु परिवर्तन का बिल्कुल सही है। वायुमंडल में क्या होता है? आप प्रदूषण डालने लगे, वायुमंडल में प्रदूषित हवा आने लगी तो मौसम में, जलवायु में परिवर्तन होने लगेगा। कहीं बाढ़ आएगी तो कहीं सूखा आएगा। इस तरह की घटनाएं वायुमंडल में होती तभी तो होता है। और पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो आपको पता ही होगा जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों मिलेंगे तो एक संक्रमण क्षेत्र जैव मंडल का स्थान। यदि यहाँ पर जीव जंतु पादप वगैरह सब उपलब्ध होंगे, जीव जंतु पादप, इनकी उपलब्धता होगी तो ये जैव मंडल का निर्माण करता है। तो मेरे हिसाब से ये भी सही है। ठीक, फिर तीसरा प्रश्न है, ये यूपीएससी में भी पूछा गया, एनसीईआरटी में भी लगा। तो मैं सीधे यूपीएससी वाला सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, इनके ऑप्शन भी पढ़िएगा, सेम है। आप इसको स्टॉप करके देख सकते हो। वैसे मैं यूपीएससी वाला प्रश्न ही हल करा देता हूँ आपको। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र, सीधे पारितंत्र यहाँ पर दिया हुआ है, सीधे प्रश्न यूपीएससी ने यहाँ से उठा कर देख लिया। ठीक, सीधे आप देख सकते हैं पारितंत्र। 7th क्लास की एनसीईआरटी है, बायोलॉजी की 12th क्लास की एनसीईआरटी का 13 एंड 14 चैप्टर आप उसको पढ़ोगे तो वहां पर भी बहुत अच्छे से उसके बारे में बताया गया। लेकिन आप इसको सीधे 7th क्लास की एनसीईआरटी कर सकते हो। इससे आप समझ सकते हो कि एनसीईआरटी कितनी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। तो मैं जहां तक आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए, आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करिए और फिर एक टेक्स्ट बुक का सहारा लीजिए, बस आपको कंप्लीट आपका हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी आपको जानने की जरूरत नहीं, करंट अफेयर आप करते रहिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द को सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इकोसिस्टम का मतलब बताना कि इकोसिस्टम है क्या, कौन सा शब्द जो है, मतलब कि वाक्य इनमें से। तो एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। ठीक है, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते ही हैं। कोई जीव है, जल, वायु, एक जीव का दूसरे जीव से, अब जैसे भेड़ है तो उसका शेर से क्या रिलेशन है, इसको खा जाएगा। तो ये क्या है, एक अच्छा उदाहरण है। ठीक, लेकिन यहाँ पर पर्यावरण उपलब्ध नहीं है। एक पर्यावरण के अंतर्गत तो ही इस घटनाएं होंगी, तो इसलिए इसको सही तो मान सकते थे, लेकिन एक शब्द पर्यावरण इसमें नहीं, तो इसलिए हमको इसको गलत मान लेंगे। पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों, लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आवासित होता है, ऐसा नहीं है। सजीव के साथ साथ निर्जीव मतलब
जैव के साथ साथ अजैव घटक भी उपलब्ध होंगे, मृदा, भूमि, जल, है ना। तो ये भी गलत हो गया। जीवों का समुदाय, जीवों का समुदाय बिल्कुल सही है, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय सब एक साथ मिल जाएंगे। साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, ठीक, पर्यावरण की बात कर दी, एक पर्यावरण ये हो गया। इस पर्यावरण के अंतर्गत एक पारितंत्र होगा, तालाब का पारितंत्र, उसके अंतर्गत जो जीव, मछली, जो छोटे छोटे प्लैंकटन, तो उनका एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया हो रही है। आसपास में क्या कर रहे हैं, जीवों का समुदाय कि मतलब मान के चलिए कि एक घास स्थल है, ठीक है, इसके अंतर्गत बकरी, गाय, शेर, चीता के दूसरे एक, तो इनका एक ये क्या हो गया, एक समुदाय हो गया। समुदाय किसको कहते हैं, पहले एक पॉपुलेशन होती है, पहले एक व्यष्टि होगा, सिंगल व्यक्ति, सिंगल एक जीव, तो उसकी उसकी जब जनसंख्या बढ़ेगी, तो शेर की ही केवल जनसंख्या बढ़ रही, तो वो पॉपुलेशन हो गई। शेर के साथ साथ चीते की भी बढ़ने लगी, गाय की भी बढ़ने लगी, तो ये तीनों को मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक समुदाय हो जाएगा। तो समुदाय, और साथ ही तो समुदाय क्या होगा, एक पारितंत्र के अंतर्गत तो ही समुदाय का निर्माण होगा। समुदाय तभी तो होगा कि एक जीव का दूसरे जीव से अंतरक्रिया, तो ये कब होगा, जब एक पर्यावरण के अंतर्गत होगा। तो ये जिसमें वो रहते हैं, तो सी नंबर मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से इसको नहीं मान सकते हैं, तो ये सी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मेंस के क्वेश्चन यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, आप स्वयं इसको करने का प्रयास करिएगा। मैं इसको भी, अगर आप कहेंगे तो मेरे से संबंधित भी एक अलग सेशन लेकर के इन प्रश्नों को हल करा दूंगा। बाकी पीवाईक्यू से संबंधित जब आप 2-3 टॉपिक और अच्छे से पढ़ लोगे, तब मैं यूपीएससी जो लिंक करके प्रश्न पूछता है, लिंक करके प्रश्न का मतलब एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करता है। तो जब आप 2-3 टॉपिक एक साथ पढ़ लोगे, एनवायरमेंट में पारिस्थितिकी आपने पढ़ लिया, पर्यावरण पढ़ लिया, जैव विविधता पढ़ लोगे जैसे, ठीक, तो जैव विविधता पारितंत्र को कनेक्ट करके, प्रदूषण पढ़ लोगे तो उसको कनेक्ट करके यूपीएससी प्रश्न पूछता है, तो मैं उनको कनेक्ट करके तब मैं सीधे सीधे पीवाईक्यू लगा के दूंगा मेंस का। अभी क्या है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा तो मैंने स्वयं से बना दिए कि आप इनको हल करिएगा। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण एवं पारितंत्र में क्या अंतर है, इसके महत्व पर चर्चा कीजिए, ठीक। इनको आप करने का प्रयास करिएगा। जब आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं इनको अच्छे से बता दूंगा। हालांकि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि पहला प्रश्न, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, तो आपको पर्यावरण के बारे में बताना है, ठीक। पर्यावरण क्या होता है, इसके मानवीय पर्यावरण के बारे में चर्चा कर देनी है, फिर प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में चर्चा कर देनी है। प्राकृतिक, उसके बाद साथ साथ क्या पर्यावरण के घटक बता देने आपको, जैव, अजैव, ठीक। ये घटक बताते हुए पर्यावरण को उदाहरण सहित, पर्यावरण के उदाहरण में आप किनका उदाहरण दे सकते हो, किसी का भी, आसपास की जितनी भी चीजें उनका उदाहरण, 2-4 उदाहरण देकर निष्कर्ष आप लिख सकते हो कि निष्कर्ष में 2-4 चीजें डाल करके निष्कर्ष लिख दोगे, हो जाएगा प्रश्न। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको पूरा प्रश्न इसको लिख के दे दूंगा, ठीक। पारितंत्र आपने पढ़ लिया, उसके बारे में भी आप अच्छे से लिख सकते हो। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की मेरे हिसाब से समस्या नहीं आएगी। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती तो आप मुझे बताइए, मैं उपलब्ध हूँ। आप कमेंट करिए, आपको कमेंट में उत्तर मिल जाएगा। अगर वहां पर भी नहीं समझ, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस है, मैं इस एक्सपीरियंस से समझ जाऊंगा कि तुम्हें वो चीज समझ में आई कि नहीं आई। अगर नहीं आती है तो मैं स्पेशल सेशन लेकर के आपको ये बता दूंगा, ठीक। ठीक है एस्पायरेंट्स, यहीं पर विराम करते हैं। थैंक यू।